स्टूडेंट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बाद जो हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसके अनदर नेम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, या एक और नेम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई और पी से। तो स्टूडेंट, ये तीनों चीज़ एक है। एग्जाम में अगर किसी भी नेम से पूछी जाए तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन ये है: the energy required to remove an electron from neutral isolated gaseous atom and convert into positively charged gaseous ion is called ionization potential, means IP, और ionization enthalpy और first ionization enthalpy, है ना। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, जैसे कि सोडियम है, तो आपको मालूम है सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281, है ना। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि ये सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता। यानी कि अगर जो टीचर्स हम पढ़ाते हैं कि हमने Na लिखा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na पॉजिटिव बना दिया, है ना, तो हम ये स्टेप स्किप कर जाते हैं। तो पहले क्या होता है, सोडियम जो होता है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, सोडियम गैस, है ना। प्रोसेस सब्लिमेशन, इसको अब हम कहेंगे न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल था, लेकिन ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 281, यानी कि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये गैस में आ जाएगा स्टूडेंट, तो पार्टिकल्स थोड़े से लूजली पैक्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल सकते हैं। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन हम ईजिली रिमूव करेंगे, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद बन जाएगा Na पॉजिटिव के अंदर। अब ये कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। अब ये स्टेबल हो जाएगी 2-8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। अब हम इसको रिलेट करते हैं डेफिनेशन से, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये रही एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल गैस आइसोलेटेड गैसियस एटम, एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम, तो आपको मालूम है मैग्नीशियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 डायरेक्टली रिमूव नहीं होते, एक एक करके रिमूव होते हैं। यानी कि पहले Mg पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा, फिर फर्दर Mg पॉजिटिव चेंज होगा Mg2 पॉजिटिव के अंदर। आफ्टर दिस स्टूडेंट, आपको इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। तो आयोनेशन जो एंथैल्पी है वो मेजर्ड होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए, और इसकी एसआई यूनिट होती है किलोजूल पर मोल। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, किलोजूल मोल इनवर्स। इसको समझते हैं स्टूडेंट। 1 मोल के अंदर, यानी कि आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ोगे, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इतने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। स्टूडेंट, अगर मैं इस पावर को ओपन कर दूं तो ये नंबर बन जाएगा 6022, देन 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने एटम्स होते हैं। तो अगर स्टूडेंट इतने एटम में से अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, वो देनी पड़ेगी हमें किलोजूल में और पर मोल, है ना, किलोजूल में देनी पड़ेगी। तो किलोजूल पर मोल इसकी यूनिट होगी। अब अगर इतने एटम ना हो स्टूडेंट, ओनली एक ही एटम हमने लिया है, तो उसके लिए हमें स्मॉल यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और अगर इतने हैं 1 मोल हैं तो किलोजूल पर मोल, है ना। इसको और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अब आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किन फैक्टर्स पर करती है। आपको मालूम है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। सो ये एटॉमिक साइज़ के तो स्टूडेंट जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि एलिमेंट जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा, है ना। और अगर सेकेंड थिंग है पीरियड में, अगर हम जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज के, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपको मालूम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो उसमें से क्या हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं। जैसे स्टूडेंट इसमें देखिए, अगर मैं बात करूँ सीजियम और लिथियम में, तो आप देखो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है यहाँ पर कम है, और यहाँ पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो और यहाँ पर इसके जो अंदर वाली शेल्स है उनमें भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी न्यूक्लियर चार्ज को रोक रही होंगी। तो स्टूडेंट इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कम देनी है और इसमें ज़्यादा देनी है। सिमिलरली अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें, तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो जब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। अब इसके ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरीके से ये वेरी करती है? तो पहला ट्रेंड्स जो है
that is the across a period. So ionization energy tend to increase as we move from left to right, और रीज़न क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये इसका रीज़न होगा, है ना। आप देखो ये सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट हैं, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। इसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी आप जा रहे हो तो बढ़ रही है ना। अब देखो नोबल गैस क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल होती हैं, उनके में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे, क्या वो अनस्टेबल होना चाहेंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि अगर इनके पीरियड में अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो नोबल गैस की होगी। आप चाहे सेकेंड पीरियड ले लो, आप चाहे थर्ड पीरियड ले लो। नेक्स्ट है डाउन अ ग्रुप। आपको मालूम है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। तो स्टूडेंट क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो होता है वो इंक्रीज़ करती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर डिक्रीज़ करती है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि अगर हम फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, तो इसमें आप देख लो 520 है, देन 496 है, देन ये, तो आप लगातार देख रहे हो कि एनर्जी कम हो रही है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। इसके बाद ये 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको। हीलियम है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हीलियम एक तो ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट है और स्मॉल साइज है। वाइल सीजियम जो ग्रुप 1 में आती है लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सीजियम से नीचे फ्रेंशियम होता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है तो उसकी हम डिटरमाइन नहीं करते। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। मेटल्स हैव यूजली डैश आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको यहाँ लो लिखना है, वेयर एज नॉन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हमने 1 कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं जो कि 10th में है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टूडेंट इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो ये एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम है ना। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो ये भी जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, है ना। एंड इट फॉर्म द दैट इज नेगेटिवली चार्ज गैसियस आयन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके 2 नेम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होती है। अगर एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और अगर कई सारे एटम्स हैं यानी कि 1 मोल हैं तो किलोजूल पर मोल। फिर है नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन, यानी कि जितना नेगेटिव साइन ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन जो है वो -349 किलोजूल पर मोल है। अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दैट इज़ न्यूक्लियर एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज के तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एज द स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। यानी कि जितना साइज छोटा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, यानी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी ही उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो ये 2 फैक्टर आपको देखने हैं। अब यहाँ देखिए ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये है अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, यानी कि फर्स्ट पीरियड है तो हाइड्रोजन की माइनस में और हीलियम की पॉजिटिव में है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आप देखोगे एस्टेरिस्क बना है। सो इनर्ट गैसेज हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में अगर कोई आपको एक्स वाई दैट करके दिया है और उसकी अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखी है और पूछा जाए कि एक्स वाई दैट में से किसी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लिखी है और पूछा जाए कि इसमें से इनर्ट गैस कौन सी होगी, तो आप उस पॉजिटिव वाले को या 0 जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको आप सिलेक्ट करोगे। रीज़न क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन होता है वो ऑलरेडी स्टेबल होता है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, है ना। ग्रुप 2 एंड 15 डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे आर एक्सेप्शंस। तो उनके रीज़न आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं। तो आप यहाँ देखो जैसे पीरियड सेकंड है तो -60 चल रहा है, -88, दैन ये और ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि एनर्जी और ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। अब देखो फ्लोरीन की -328 है और क्लोरीन की -349 है, जबकि साइज़ फ्लोरीन का छोटा है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एन एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन इन ग्रुप 17 फ्लोरीन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन।
सिमिलरली इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर। ये ऐसा क्यों हो गया? देखो स्टूडेंट, इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल्स हैं, है ना? तो इसके पास स्पेस कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा तो इसके पास स्पेस उतना ईजी, इसकी टेंडेंसी तो है गेन करने की, लेकिन स्पेस ही नहीं है ना? इसके पास टेंडेंसी भी है और स्पेस भी है, तो इसलिए ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा और ये एनर्जी कम करेगा, है ना? तो जब फ्लोरीन में एटम आएगा तो स्पेस नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली वेलकम नहीं होगा, यानी कि वो इजीली गेन नहीं होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो आपको अगर ग्रुप 17 में अरेंज करने के लिए आए कि आपसे कहा जाए कि ग्रुप 17 अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर का लगाने के लिए आएगा तो सबसे पहले आप लगाओगे आयोडीन, क्योंकि इसका साइज़ जो है सबसे ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। फिर ब्रोमीन, फिर अब क्लोरीन नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि एक्सेप्शन की वजह से क्या होगा, पहले फ्लोरीन आएगा उसके बाद क्लोरीन आएगा, तो इसको आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाता है ना? फ्लोरीन और ऑक्सीजन का आप ये याद रखोगे और रीज़न क्या रखोगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता। So now trend in the group. So on moving top to bottom in a group, size increases, so इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। इसके बाद स्टूडेंट हमको करनी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि स्टूडेंट जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो 2 एलिमेंट के बीच में बनती है, तो उसमें जो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पर हैं ऑलमोस्ट, तो वो बनती है नॉन पोलर बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट की तरफ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, तब वो कहलाती है हमारी नॉन पोलर। तो जो अब ये नॉन पोलर क्यों हुआ, सॉरी पोलर क्यों हुई, क्योंकि एक एलिमेंट ने क्या किया, उन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक कर लिया, तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। स्टूडेंट ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो आपको मालूम है हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है ना? तो ये जो है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और इसने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, जितनी टेंडेंसी से ये अपने इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, उतनी ही स्ट्रेंथ से ये इसके को करेगा। अब दोनों ही की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे स्टूडेंट, सेंटर में रहेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं नॉन पोलर, है ना? आपने पढ़े होंगे 9th में पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर। अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आए हो तो आप यहाँ देख सकते हो, है ना? तो अब ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं अपने ये चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक कर लूँ और ये चाहता है कि मैं इसके को कर लूँ, लेकिन दोनों ही नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये हम देखते हैं पोलर के केस में। HCl आपको मालूम है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि क्या है कि ये अगर सेंटर पॉइंट है तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस यहाँ पर अब न्यूक्लियस रह जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए इस पर ये जो डेल्टा बना है ये रिप्रेजेंट करता है स्लाइटली, मीन्स थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज की वजह से ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड हो जाएगी, है ना? तो यही टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये HCl का एटम है और इसकी क्या है टेंडेंसी, यानी कि आप डेफिनेशन देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये HCl का मॉलिक्यूल है। अब इसकी जो टेंडेंसी है इस एटम की टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसने क्या करा, अपनी तरफ अटैक कर लिया, यही टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट याद रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना? और द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवाइस किया था लाइनस पॉलिंग ने इन 1932 के अंदर। इसमें आपको देखना है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है 0.7 वो होता है सीजियम, है ना? तो आपसे अगर पूछा जाए पूरे टेबल में कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या है, तो दैट इज़ द फ्लोरीन, है ना? और लोएस्ट वाला कौन सा है, सीजियम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है अगेन साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज पर, तो जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विद ग्रेटर फोर्स। अब बात करते हैं किस तरीके से ये मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। सो अक्रॉस अ पीरियड
सिंस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। और अगर हम ग्रुप में बात करें, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती हैं, तो साइज जो है डिस्टेंस से जो होती है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करेगा, उसको इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। नोबल गैस हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट सो डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती ना। नोट नंबर 1, जनरली मेटल्स हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, क्योंकि टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन किसकी होगी, नॉन मेटल की ज़्यादा होगी। मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स होते हैं वो टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड क्यों नहीं टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते, क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट से अलग होती है। उसके बाद स्टूडेंट हम ये टॉपिक करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड यानी कि ये हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये इनके ग्रुप नंबर हैं 1, 2, 13, 14, 15 इस तरीके से। सो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप ये हो गया, यानी फर्स्ट का ग्रुप क्या हो गया, सेकंड, और पीरियड सेकंड का अब क्या हो जाए, थर्ड। तो ये क्या करेंगे, डायगोनली क्या करते हैं, राइट डायगोनल ऑफ एलिमेंट लीड्स टू डायगोनल रिलेशनशिप, यानी लिथियम जो होगा वो डायगोनली रिलेटेड करेगा किससे, मैग्नीशियम से, बेरिलियम करेगा एल्यूमिनियम से, बोरोन करेगा सिलिकॉन से, इसलिए इनको हम ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी किस तरीके से शो करते हैं स्टूडेंट आप इस एग्जाम्पल को देखिए। इसमें क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन है ना, ये ग्रुप 1 का है, ये 2 का, ये 13 का, ये 14 का है ना। थर्ड के हो गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। आपको मालूम है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज़ बढ़ता है। मान के चलिए ये मैंने किया लेट, ये 1 पिकोमीटर है और 0.1 से ये बढ़ गया, सो ये 1 पिकोमीटर है और नीचे जाने पर ये 1.1 पिकोमीटर हो गया। और लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमने पढ़ा था साइज़ कम होता है, तो 0.1 मैंने डिक्रीज़ कर दिया, यानी कि 1 का हो गया 0.9 पिकोमीटर, 0.8 और 0.7, यहाँ 1.1 का हो गया 1, 9 एंड 8। तो आप देखो स्टूडेंट डायगोनली क्या होगा कि लिथियम किसके साथ प्रॉपर्टी सिमिलर करेगा, मैग्नीशियम के। क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। जब साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इक्वल होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी आयंस फॉर्म करने के लिए। सिमिलरली बेरिलियम रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन रिएक्ट करेगा सिलिकॉन के साथ। तो एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाए कि लिथियम विल शो द डायगोनल रिलेशनशिप विथ विच एलिमेंट, तो आपको याद रखना है, आप आंसर लगाओगे मैग्नीशियम। पूछे जाए बोरोन किसके साथ करेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो आपके ऑप्शंस में से आप लगाओगे सिलिकॉन। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर हमको पढ़ना है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड बाय Z, और आपने पढ़ा हुआ जूनियर क्लासेस में कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आप किसी भी एटम के प्रोटॉन्स काउंट कर लो तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट आप करोगे मास नंबर। मास नंबर सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी कि जो न्यूक्लियस में आपको मालूम है एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है ना। तो न्यूक्लियस में स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा मास नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए। यानी कि कोई अगर मैं सिंबल अगर ड्रॉ करूँ, सपोज एक्स है, तो यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा और जेड पर ख़त्म होगा, तो ए इसका मास नंबर होगा और जेड जो होगा वो उसका होगा एटॉमिक नंबर। फिर आप स्टूडेंट इसमें करोगे, एक पॉइंट दे रखें, दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन होते हैं, तो उनका ये देखा गया कि जो मास नंबर होता है वो उनका जस्ट डबल होता है ना, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड आर्गन। जैसे आप देखो हीलियम, तो हीलियम का डबल मीन्स हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो उसका डबल क्या होता है, मास नंबर 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसका डबल है 12। हियर बेरिलियम का 4 होता है तो डबल 8 होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसका क्या है 9, यानी कि 4 8 से एक ज़्यादा। इसका 18 टू द 36 होना चाहिए, लेकिन 40 है। अब स्टूडेंट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उनमें क्या करते हैं, डबल करके, यानी कि उनके प्रोटॉन को डबल करके 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि ए एटॉमिक मास जो होगा वो 2Z + 1 के बराबर होगा। जैसे 3 टू द 6, 6 + 1 7, 5 टू द 10, 10 + 1 11 है ना। फ्लोरीन का 9, 9
2 ज़ा 18 प्लस 1 19, सोडियम 11, 11 2 ज़ा 22 एंड प्लस 1 23। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नाइट्रोजन का 7 है तो 7 डबल होने चाहिए, 14 प्लस 1 15, लेकिन इसका कितना है 14 है। हाइड्रोजन का 1 डबल होना चाहिए, 2 प्लस 1 3, लेकिन इसका कितना है 1। उसके बाद स्टूडेंट आप ये, आई होप आपने ये 20 तक एलिमेंट्स याद किए होंगे। ये इनके सिंबल्स हैं, एटॉमिक नंबर्स दिए रखे हैं, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप ये टेबल प्रिपेयर करोगे। उसके बाद स्टूडेंट आप करोगे, ये 2 लाइन्स हैं नोट में, एलिमेंट्स विद n/p मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो अगर अराउंड 1 के आसपास आ रहा है या 1.1 आ रहा है या 1 से कम आ रहा है तो स्टेबल्स हैं ये, लाइट मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो 1.5 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि वो अनस्टेबल होते हैं। एंड दे कंटिन्यूसली एमिट द रेडिएशन, जैसे कि हैवी मेटल्स लाइक यूरेनियम। इसको समझते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मैं बताऊं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, यानी कि 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है एंड जो हैवी वाटर में पाया जाता है। 1T3 मीन्स ये होता है ट्राइटियम जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट इन सब में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो 1 है। न्यूट्रॉन आपको मालूम है इसमें 0 होता है, इसमें 1 होगा। मास नंबर में से आप प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये इसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 - 1 2 आ जाएंगे। अब आप देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, तो इसका तो 0/1 0 आ जाएगा, इसका 1/1 1 आ जाएगा, इसके न्यूट्रॉन है 2/1 2। तो इसलिए स्टूडेंट ये जो होता है इसकी वैल्यू जो है 1.5 से ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए ये जो आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का ये रेडियो एक्टिव होता है। अब स्टूडेंट उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया है, आप ये कंपैरिजन देख लोगे, एक रीडिंग कर लोगे कि एल्कली मेटल्स और हैलोजन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आपको पहला उनके एलिमेंट्स के नाम ध्यान रखने हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, एटॉमिक साइज ऑर्डर क्या है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये आप करोगे और स्टूडेंट इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।